तो शांत हो जाइए सब। इटली का एकीकरण हम लोग शुरू कर रहे हैं। इटली का एकीकरण, तो इटली है कहाँ? सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप में तुमको वर्ल्ड मैप का और छोर पता होना चाहिए कि इटली है कहाँ। बच्चा लोग जानवे नहीं करता है इटली है कहाँ, और एकीकरण भी कर देता है इटली का। एकीकरण का मतलब क्या होता है? एक करना। एकीकरण का मतलब एक करना। एकीकरण क्यों करेंगे? क्योंकि अलग अलग है। काहे करेंगे? कौन किया अलग अलग, कब किया? तो इसी सब बात को हमको इस चैप्टर में इस सब बात का आंसर मिलेगा कि ऐसा करने वाला था कौन। एकीकरण मतलब होता क्या है? एक करना। तो एक करना अगर जो एकीकरण का मतलब होता है तो अलग अलग था क्या? अलग अलग था। तो कौन किया, कैसे किया, कब किया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर जो हम अलग अलग क्षेत्र को एकजुट करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? एकीकरण। क्या बोलेंगे? एकीकरण। तो सबसे पहले तुमको तो समझना यह पड़ेगा मैप। मैप में जो है इधर से यूरोप का नक्शा बनाते हैं। यूरोप में जो है एक देश है यहाँ पे, इसका नाम है फ्रांस। दुनिया का सबसे बड़ा देश फ्रांस। देखो बोल रहा है फ्रांस। तो लोग फ्रांस में अनरिया शॉट मारता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो याद रखना है, फ्रांस के बगल में एक देश है, इसका नाम है जर्मनी। फ्रांस के बगल में जर्मनी। फ्रांस के बीच में एगो देश है, इसका नाम है स्विट्जरलैंड। अब उसके बाद में जर्मनी के बगल में एक देश है, इसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। देखते जाओ कैसे कैसे है। जर्मनी के बगल में जो देश है इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के नीचे में सटा हुआ एक जूता कलर का देश है, एकदम फर्स्ट क्लास जूता। इसका नाम क्या है? इटली। ये मैं हुआ जूता नहीं जी। तो जूता कलर का एक देश है, इसका नाम क्या है? इटली। नाम क्या है इसका? इटली। तो ये है इटली, और ये ऑस्ट्रिया, ये फ्रांस और ये जर्मनी। फ्रांस और ये जर्मनी। ऑस्ट्रिया थोड़ा सा नीचे। ऑस्ट्रिया जो है इधर है, इस साइड ये है ऑस्ट्रिया। और इस यहाँ पे है पोलैंड। क्या है? पोलैंड। पहले जर्मनी पोलैंड एक ही था, अब अलग अलग हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से जो देश देख रहा है सब, इसका नाम है रूस। क्या नाम है? रूस। अब ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया को ध्यान से देखिए, मेन गुंडा इसमें यही है। कौन? ऑस्ट्रिया। मेन गुंडा कौन है इसमें? ऑस्ट्रिया। अब इटली में जो है, इटली का समस्या क्या था कि कहानी हम शुरू से चलते हैं। बताओ 1814 में वाटरलू की लड़ाई जो हुआ था, वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और मेटरनिख जीत गया। और इस जीत का श्रेय दिया गया मेटरनिख को। जीत का श्रेय किसको दिया गया? मेटरनिख को। और मेटरनिख को बोला गया कि आप जो है यूरोप का हेड बनिए, आप यूरोप का हेड बनिए और हम लोग को लीड कीजिए। हम लोग आपके अनुसार से चलेंगे। मेटरनिख कट्टर राजतंत्र का समर्थक था। मेटरनिख का मानना था कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। मेटरनिख का ऐसा मानना था, एकदम कट्टर प्रतिक्रियावादी राजा था वो। और मामा जी किसका है पता है ना? मामा जी है नहीं किसी का? इसकी बहन मरी है। याद रखना ये सब बात। कहानी को जो है एक लाइन बाय लाइन सुनिए, तबे याद रहेगा। इसकी बहन मर गई है। फ्रांस में जनता सब कल मार दिया था ना, जनता सब फ्रांस में मार दिया था। तो वाटरलू की लड़ाई में जैसे ही मेटरनिख बाबा जीता, तो मेटरनिख बोला कि जहां जहां फ्रांस
का नेपोलियन कब्जा करके राष्ट्रवाद का भावना फैलाया है, वहां वहां हम फिर से कब्जा करके वहां वहां फिर से राजतंत्र स्थापित करेंगे। और 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। वियना सम्मेलन इसी को बोलते हैं वियना कांग्रेस। क्या बोलते हैं? वियना कांग्रेस। वियना सम्मेलन बोले वियना कांग्रेस बोले, बात एक ही है। तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ और वियना सम्मेलन में जो है सब जीता हुआ देश का प्रतिनिधि को बुलाया कि आप लोग सब आइए और सब आके हमको बताइए कि कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे क्या होगा। तो जो भी देश इसमें जीता था सब देश वहां गया और सब देश के साथ साथ इटली का भी प्रतिनिधि गया था। इसका नाम था इटली का राजा चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट। जर्मनी का भी गया था विलियम प्रथम। जर्मनी का भी राजा यहाँ पे गया था इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। विलियम प्रथम का पप्पा गया था। विलियम प्रथम का कौन गया था? पापा मतलब समझता है? पिताजी उसका राजा था उस समय, तो विलियम प्रथम का पिताजी गया था। तो उसके बाद जो है चार्ल्स एल्बर्ट जब गया वियना सम्मेलन में, तो चार्ल्स एल्बर्ट बड़ा खुश होके गया था कि हमको भी कुछ मिल जाएगा, हमको भी पैसा वैसा मिलेगा या हमको भी क्षेत्र मिलेगा। तो चार्ल्स एल्बर्ट को यहाँ का जो मेटरनिक बाबा था, मेटरनिक चार्ल्स एल्बर्ट को बोला कि आपका युद्ध में खर्चा उर्चा नहीं हुआ है, आपका कुछ खर्चा उर्चा नहीं हुआ है, और आप जो सोचिएगा कि आपको इटली पूरा दे देंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरा बात यह है कि इटली जो है पूरा ईसाई का धर्मगुरु यहाँ पे रहता है, पोप। ईसाई का हेड जो होता है धर्मगुरु पोप इटली में ही रहता है। तो आप जो बोलिएगा हमको पूरा इटली हमको दे दीजिए, तो हम पूरा इटली आपको नहीं देंगे, हम पोप को भी साम्राज्य देंगे और पोप को भी साम्राज्य देंगे। तो वियना कांग्रेस में जब चार्ल्स एल्बर्ट गया तो चार्ल्स एल्बर्ट को बोल रहा है, चार्ल्स एल्बर्ट को मेटरनिक बोल रहा है कि ये जो भाग आप देख रहे हैं, सबसे पहले इटली को देखिए, ये जो भाग नीचे वाला देख रहा है इसका नाम है नेपल्स। क्या नाम है? नेपल्स। इसको अलग बना लेते हैं ताकि तुमको ज्यादा समझ में आए। अगर जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा इस सब और तू लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन में इस तरह से मैप बना के आंसर दिया तो साइंस जैसा नंबर देगा, मैथ जैसा नंबर देगा तुमको। बोलेगा बच्चा रियल में समझा है हिस्ट्री को, नहीं तो बच्चा लोग रट्टा मारते रहता है, क्या समझेगा वो क्रीमिया युद्ध, इटली का एकीकरण, कुछ उसको समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इटली और इसका नाम क्या है? नेपल्स। और ये बीच में जो भाग दिखता है यहाँ रहता था पोप। कौन रहता था? पोप। और यहाँ 3 राज था, परमा, मोडेना और टस्कनी। और यहाँ पे एक राज था, इसका नाम था वेनेसिया। क्या नाम था? वेनेसिया। और इसका नाम है लोम्बार्डी। क्या नाम है? लोम्बार्डी। और इसका नाम है पीडमाउंट। और इसका नाम है सार्डिनिया। देखो, तो इतना भाग में इटली बटा है। और वियना सम्मेलन जब हुआ तो वियना सम्मेलन में मेटरनिक बोला कि तुम जो चाहेगा पूरा इटली हमको दे दे, हम पूरा इटली तुमको नहीं देंगे, क्योंकि सबसे पहले मेन बात है कि इटली में ईसाई का धर्म गुरु पोप रहता है। और दूसरा बात यह है कि मेरा भांजा भी है फ्रांस में, मेरा भांजा भी फ्रांस में है ना लुई 18वां, मेरा भांजा भी फ्रांस में है, उसको भी हम राज देंगे, उसको भी हम राज देंगे। इसीलिए मेटरनिक ने जानबूझ के, देखो, एक पड़ोसी का दूसरा पड़ोसी के खिलाफ जलन क्या होता है। कोई भी पड़ोसी नहीं चाहता है कि मेरा पड़ोसी आगे बढ़े। इसीलिए देखो, ये पड़ोसी है जर्मनी, यहाँ से जो है ये ऑस्ट्रिया जो है इटली का पड़ोसी है,
और यही इटली को इतना भाग में बांट दिया है। काहे? तो काहे कि ऑस्ट्रिया जीता है, युद्ध में ऑस्ट्रिया जीता है, और इसको बोल रहा है कि तुम्हारा खर्चा हुआ है कोनो, जो हम तुमको पूरा इटली देंगे। खर्चा होता तब न, खर्चा नहीं हुआ है। तो बोला, जानबूझ के बोला, इन्हें जो अनजान में बोल रहा है, सोचा अगर जो हम बीच में ऐसा आदमी को दे दे जो किसी का बात नहीं मानता है, वैसा आदमी को अगर जो बीच का राज दे दे तो ऊपर और नीचे इटली एक नहीं हो जाएगा। इसीलिए जानबूझ के ही बीच वाला राज किसको दिया? पोप को। अब बोला अगर जो पोप खुश रहेगा ना तो पूरा यूरोप खुश रहेगा, क्योंकि पोप तो पूरा यूरोप का हेड है, पोप तो पूरा ईसाई धर्म का हेड है ना जी। यूरोप में उस समय ईसाई धर्म ही चलता था। पोप को खुश करने के लिए ये जमीन दे दिया। उसके बाद देखो बोल रहा है कि ये सिसिली और नेपल्स जो है इस पर मेरा भांजा का सेना रहेगा। भांजा मतलब समझता है? लुई 18वां। अरे 1815 के बाद जो है लुई 18वां को राजा बनाया था ना, लुई 17वां डर से राजा बना था। 1815 के बाद किसको राजा बनाया गया था? 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई और नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। 1815 में वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश का स्थापना हुआ और लुई 17वां को बोला राजा बनेगा, तो बोला हम नहीं बनेंगे, ऐसा उदंड प्रजा पे हम राज नहीं करेंगे। और लुई 18वां बोला कि हम राजा बनेंगे और हम एक ऐसा राजा बनेंगे जो दहाड़ते नहीं है। तो 1824 तक कल कहानी बताए थे इसका, 1824 तक ये राजा रहा था। तो अभी लुई 18वां फ्रांस में राजा है और बोला इस सिसिली नेपल्स पे जो है फ्रांस का कब्जा रहेगा। सिसिली नेपल्स पे किसका कब्जा रहेगा? फ्रांस पे। तो याद करो, सिसिली हो गया अब प्लस नेपल्स हो गया, इस पर किसका कब्जा है? फ्रांस का। किसका कब्जा है? बीच वाला भाग पर किसका कब्जा है? बीच वाला इटली पर किसका कब्जा है? पोप का। अब उसके बाद परमा, मोडेना और टस्कनी। परमा, मोडेना, टस्कनी, इस तीनों पर अधिकार है मेटरनिक का रिश्तेदार। मेटरनिक का रिश्तेदार मेटरनिक का जो अपना रिश्तेदार होगा उस सबको ये सब राज दे दिया, परमा, मोडेना और टस्कनी। उसके बाद मेटरनिक बोल रहा है, सुन लो बढ़िया से, बोला ई वाला जो से जगह है वेनेसिया और लोम्बार्डी का कुछ हिस्सा, पूरा लोम्बार्डी न, लोम्बार्डी का कुछ हिस्सा, वेनेडिया और लोम्बार्डी पर मेरा अधिकार होगा, क्योंकि मेरा युद्ध में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। मेरा युद्ध में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, इसीलिए वेनेसिया और लोम्बार्डी, वेनेसिया और लोम्बार्डी पर किसका कब्जा रहेगा? ऑस्ट्रिया का। किसका कब्जा रहेगा? ऑस्ट्रिया का। और राजा को बोला कि तुम जो है ये पिडमाउंट ले लो और सार्डिनिया ले लो, तुम यहीं का राजा रहेगा। तुम लोग क्या चीज? पिडमाउंट लो और तथा क्या लो? सार्डिनिया। तथा क्या लो? सार्डिनिया। सार्डिनिया पे राजा का अधिकार दिया गया चार्ल्स एल्बर्ट का। सार्डिनिया और पिडमाउंट पे किसका? चार्ल्स एल्बर्ट का। तो बताओ, 1 सिसिली नेपल्स, 2 3 4 5 और 6 7, मतलब वियना सम्मेलन ने, वियना कांग्रेस ने इटली को कितना भाग में बांट दिया? 7 भाग में। कितना भाग में बांट दिया? 7 भाग में। अब बताओ, जानबूझ के इसको दिया पिडमाउंट और सार्डिनिया। इसको सोचा अगर जो बीच वाला देंगे तो एक कर लेगा, तो इसीलिए इसको हम अलग देते हैं। इस साइड वाला, इस साइड अलग से मिला रहेगा, इस साइड वाला हम देते हैं। एगो टापू भी दे दिया इसको। तो बड़ा गड़बड़ क्या इसमें? अब बताओ, ये राजा चार्ल्स एल्बर्ट का ये आप टेंशन में आ गया कि हम ये पूरा इटली जो है इसको एक करेंगे कैसे, क्योंकि ये जो जूता का आकृति हम तुमको बताए, इस जूता में समस्या क्या है? एक जूता को एक करना है, लेकिन समस्या क्या है? जूता का खोल कहीं है, सोल कहीं है। एक सोल का आधा भाग ऑस्ट्रिया उखाड़ के ले लिया, दूसरा भाग भी ऑस्ट्रिया ले लिया,
और सोल का जो जूता का और भी अंदर वाला भाग होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा नोच नोच के थोड़ा अपना रिश्तेदार को दे दिया। उसके बाद खाली फीता राजा को पकड़ा दिया है कि तुम फीता पकड़ के जूता कस के बांध के पहले ट्राई करो। तो फीता किसके पास में है? मतलब सोल कहीं और, खोल कहीं और, सब कुछ कहीं और, सिर्फ राजा के पास में है फीता, और राजा को पूरा जूता को फिर से बांधना है। बात तो समझ में आ रहा है ना? हम जूता को बांधने बोल रहे हैं कि इटली को एक करने, इटली को एक करने। तो राजा को टेंशन है कि इटली को एक करेगा क्या। तो इटली का एकीकरण में समस्या तुमको पूछा जाएगा, समस्या था क्या? तो समस्या था कि ऑस्ट्रिया ने वियना कांग्रेस में, ऑस्ट्रिया ने 1815 के वियना कांग्रेस में इटली को कितना भाग में बांट दिया? 7 भाग में बांट दिया, जिसके कारण से चार्ल्स एल्बर्ट को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा इटली को एक करने के लिए। क्या हुआ? कैसे 5 भाग? सिसिली नेपल्स कितना हुआ? 1। फ्रांस का कब्जा है, राजा कितना है इसे समझो। सिसिली नेपल्स पे फ्रांस पे कब्जा है, बीच वाला भाग पे कौन है? पोप। परमा पे मेटरनिक का रिश्तेदार, मोडेना पे मेटरनिक का रिश्तेदार, टस्कनी पे मेटरनिक का रिश्तेदार। तो 1 2 3 4 5 हुआ 5। और उसके बाद वेनेसिया और लोम्बार्डी, वेनेसिया और लोम्बार्डी पे सीधे सीधे ऑस्ट्रिया का कब्जा है, और पीडमाउंट पर और सार्डिनिया पर राजा का कब्जा है। 7 में हुआ 1 2 3 4 5 6 7 में हुआ। तो इसको समस्या है इसको एक करने में। अब 7 को एक किया कैसे जाए? तो इसी दौरान तुमको बताए थे कि एक घटना कि मेटरनिक का ऐसा कहना था कि फ्रांस में सर्दी लगे तो पूरा यूरोप क्या करता है? छींकता है। मेटरनिक का ऐसा मानना था फ्रांस में अगर जो उस समय कुछ होता था तो उसका पालन पूरा यूरोप में होता था। अगर जो फ्रांस में राजा एक दिन पिटा गया तो आसपास के देश में राजा कब पिटा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आसपास के देश का लोग सोच लेगा कि देख रहा है फ्रांस का लोग अपना राजा को पीट दिया है, हम लोग भी अपना राजा को पीटेंगे तभी चैन मिलेगा हम लोग को, और नहीं पीटेंगे तो कोई चैन नहीं मिलेगा। तो राजा को पीटने का प्रोग्राम फ्रांस में फिर से बना रहा है। तुम लोग जानता है 1824 में, 1824 में जो है 1824 में लुई 18वां का मृत्यु हो गया। लुई 18वां मर गया, लुई 18वां का मृत्यु हो गया। और लुई 18वां के मृत्यु के बाद, लुई 18वां के मृत्यु के बाद मेटरनिक खूब रोया कि मेरा भांजा मर गया। समझे है ना जी? भांजा बोला कि अब तो और दिक्कत हो जाएगा, मेरी दीदी को मार दिया और मेरा भांजा मर गया, और भांजा का कोई बेटो न है लुई 19वां जो हम राजा बना दे, तो अब क्या करेंगे? तो बोला इसी का कोई चचेरा फचेरा आने दीजिए। तो अब अली हेंग वंश का फ्रांस में राज हुआ, और चार्ल्स दसम फ्रांस का राजा बना 1824 ईस्वी में। और चार्ल्स दसम जब राजा बना तो ये एकदम बोला कि हम ऐसा राजा है कि जो अगर जो जनता हमको कुछ कर नहीं सकता है, मेरा मन हम जैसे चले, कोई हमको सजेशन देने वाला नहीं है। चार्ल्स दसम का मानना था। और चार्ल्स दसम अपना प्रधानमंत्री बनाया पोलिंग नेक को, और पोलिंग नेक धीरे धीरे अमीरों के प्रभाव में आने लगा, जिसके कारण से फ्रांस का लोग एकजुट होकर पोलिंग नेक को टपका दिया, और चार्ल्स दसम डर से कहां भाग गया? यह जुलाई में हुआ था, जिसके कारण से इसको जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। अब 1830 की क्रांति कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। अब बताओ, फ्रांस में सर्दी लगा है तो पूरा यूरोप छीकेगा कि नहीं छीकेगा? 1830 में फ्रांस में राजा पिटाया है, फिर से पिटाया कहने का मतलब राजा डर से इंग्लैंड भाग गया, तो आसपास का भी जो देश है उसमें भी राजा हड़कने लगेगा कि नहीं हड़कने लगेगा? तो इस समय 1830 ईस्वी में जब चार्ल्स दसम राजा बना तो 1830 ईस्वी में इधर भी थोड़ा
एकदम छीटा पड़ा। इधर अगर जो सर्दी हुआ तो इधर भी छींक होगा कि नहीं होगा। तो उस समय तुमको 1830 में देखने को मिलेगा। इटली में भी थोड़ा हलचल हुआ, उसके बाद जर्मनी में भी थोड़ा हलचल हुआ, इसके बाद 1848 में भी हलचल होगा। तो 18 इसको चार्ल्स एल्बर्ट जो है बहुत ईमानदार राजा था, लेकिन खाली ईमानदार था, ये कूटनीतिज्ञ नहीं था ये। तो कुछ दिनों के बाद चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो गई, और चार्ल्स एल्बर्ट के मृत्यु के बाद उसका बेटा विक्टर एनेमुअल जो है इटली का राजा बना। इटली कहने का मतलब पहले इटली कौन कौन इटली का अपना था, पिडमाउंट और सार्डिनिया। पिडमाउंट और सार्डिनिया पर राजा का राज था। अब जो है विक्टर एनेमुअल का कहना था हम कुछ करेंगे, हमको सिर्फ जो है एक इटली चाहिए, चाहे हमको किसी से भी युद्ध करना पड़े, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको एक इटली चाहिए। और विक्टर एनेमुअल को जो है एक योग्य प्रधानमंत्री का जरूरत था। विक्टर एनेमुअल को एक योग्य प्रधानमंत्री का जरूरत था, जो प्रधानमंत्री इसको इटली को एक करके दे और कोई फर्क भी ना हो इसको। तो इस समय विक्टर एनेमुअल ने काउंट काबुर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। विक्टर एनेमुअल ने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया? काउंट काबुर को। तो इटली को एक करने में मेन योगदान 3 आदमी निभाया। एक था काउंट काबुर और एक था जोसेफ मेजनी और एक था गेरीबॉल्डी। अब की बार के एग्जाम में पूछा था कि इटली के एकीकरण में मेजनी काबुर और गेरीबॉल्डी की भूमिका का वर्णन करे, ऐसा पूछा था ना। तो इटली के एकीकरण में सबसे पहले काउंट काबुर का जन्म हुआ था 1810 में। कहाँ जन्म हुआ था? जोसेफ मेजनी का जन्म हुआ था 1805 में। 1805 गेरीबॉल्डी का जन्म हुआ था 1807 में। 1807 में इसका जन्म हुआ था। बड़ा कौन था? जोसेफ मेजनी। तो चलो सबसे पहले बड़ा आदमी के बारे में पढ़ते हैं। बड़ा कौन है? जोसेफ मेजनी। सबसे बड़ा जोसेफ मेजनी है ना, 5 साल बड़ा है काउंट काबुर से। तो जोसेफ मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था, और जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेजनी को जो है यही लिख देते हैं, ये जोसेफ मेजनी जो है इसको इटली के एकीकरण का मसीहा कहते हैं। जोसेफ मेजनी को क्या बोलते हैं? मसीहा, क्योंकि इन्होंने इटली को एक करने का सबसे पहला प्रयास जोसेफ मेजनी ही किया था। जोसेफ मेजनी ने अपना एक गुप्त दल बनाया, और वो गुप्त दल जो है पूरा यूरोप में, पूरा इटली में इटली के लोगों को यह सुनाता था कि हम जो है दूसरा देश का गुलाम है, हम एक नहीं है, और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक कोई भी देश हमको आके बजा के चला जाएगा। जैसे देख रहे हैं इधर ऑस्ट्रिया बजा रहा है, और इधर जो है फ्रांस बजा रहा है, और बीच में पोप बजा रहा है, और हम लोग को तो तनिए को मिला है। हम लोग जब तक एक नहीं होंगे तो विदेशी हम लोग पे आक्रमण करते रहेगा। तो सबसे जरूरी है हम लोग को एक होना। ऐसा कौन बोल रहा है? मेजनी। और मेजनी ने एक गुप्त संगठन का गुप्त दल बनाया, उसका नाम है कार्बोनरी। क्या नाम है? कार्बोनरी। और यह कार्बोनरी जैसे इटली में काम कर रहा था, पूरा अपना प्रचार जो भी इसको काम दिया गया था, ये इटली में पूरा कार्बोनरी एक ग्रुप था मेजनी के कुछ समर्थकों का। और जो इटली में जो है इटली में अपना प्रभाव छोड़ता था, इटली के जनता को यह बताता था कि हम लोग को एक होना है। और कार्बोनरी का प्रभाव जब जैसे देखा कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इटली में, तो इटली से जो है बोला कार्बोनरी का मेन हेड कौन है? तो वो था मेजनी ही। मेजनी को बोला कि तुम इटली से भागो, और इसको इटली से भगा दिया। और इटली से भागने के बाद ये चला गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड के संविधान को बहुत गहरा से अध्ययन किया जोसेफ मेजनी।
और जोसेफ मेजनी इंग्लैंड में ही यंग यूरोप का स्थापना किया। यंग यूरोप का स्थापना किया कब? 1834 में। 1834 में मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना किया। इसके बाद यंग इटली नाम का संगठन बनाया। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों संगठन बनाया। यंग मतलब यूरोप का जवान जवान लोगों का संगठन और इटली का जवान जवान लोगों का संगठन को यंग इटली कहा गया। और यूरोप के जवान जवान लोगों के संगठन को क्या बोला गया? यंग यूरोप। क्या बोला गया? यंग यूरोप। अब 1834 में इन्होंने यंग यूरोप बनाया था और मेजनी जो है धीरे धीरे जैसे अपना प्रभाव छोड़ने लगा तो पोप हो जाए और बाकी जो ऐसा राजा था जो राजतंत्र का समर्थक था, जो राजा का समर्थक था, वो सब जो है मेजनी से चिढ़ने लगा। और मेजनी से चिढ़ने लगा तो मेजनी को भगा दिया इटली से। मेजनी इटली से चला गया। मेजनी पूरा इटली को एक नहीं किया, लेकिन एक करने का प्रयास कौन किया? मेजनी। पहला प्रयास कौन किया? अब आ रहा है काबुल। अब तुमको लग रहा होगा गेरिबोल्डी के बारे में पढ़ना चाहिए सर। गेरिबोल्डी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। अब आ रहा है काबुल। और काबुल जो है एक नंबर का कूटनीतिज्ञ है। यह जो है यह सोचा कि हम इटली को एक करेंगे तो इसमें समस्या क्या है? तो इसमें समस्या है कि आधा बीच में है पोप और इधर है फ्रांस। और वियना सम्मेलन में एक और डिसाइड हुआ था कि पोप के सुरक्षा के लिए यहाँ फ्रांस का सेना रहेगा। पोप के सुरक्षा के लिए किसका सेना रहेगा? फ्रांस का सेना रहेगा। और इसका मेन दुश्मन जो है, जो इटली को एक नहीं करने के लिए दे रहा है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। और काउंट काबुल सोच रहा है कि हम युद्ध करेंगे ऑस्ट्रिया से। हम युद्ध करेंगे किससे? ऑस्ट्रिया से। और अगर जो हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस अभी एक है लगभग। क्योंकि ऑस्ट्रिया इस जगह को जीत के, मेरा इटली को जीत के वो अपना भांजा को दिया है। भांजा मर गया। लेकिन अभी जो फ्रांस का राजा को गिफ्ट में इस जगह मिला है कि राजा कभी भी विक्टर एनेमोल को अपना जमीन देगा कि ले लो जमीन? ऐसे तो देगा नहीं। बोला हमको आक्रमण करना पड़ेगा ऑस्ट्रिया पे। अगर जो ऑस्ट्रिया पे हमला करेंगे, ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे, तो फ्रांस कहीं चिल्लाए ना। इसको इस बात का डर था कि कहीं फ्रांस चिल्ला ना दे। अगर जो फ्रांस चिल्लाता तो फिर दिक्कत हो जाता। तो इसीलिए काउंट काबुल ने क्या किया? क्रीमिया का युद्ध हुआ था रूस वर्सेस ओटोमन साम्राज्य। इसी को बोलते हैं तुर्की। क्या बोलते हैं? तुर्की। तो हमको याद रखना है कि रूस और ओटोमन साम्राज्य तुर्की के बीच हुआ था क्रीमिया का युद्ध। और क्रीमिया के युद्ध में ओटोमन साम्राज्य का साथ दे रहा था फ्रांस ब्रिटेन जो है ओटोमन साम्राज्य का साथ दे रहा था। अब बताओ क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? रूस जीतेगा कि ओटोमन साम्राज्य जीतेगा? फ्रांस ब्रिटेन भी ओटोमन साम्राज्य के साथ में है। तो बताओ कौन जीतना चाहिए? ओटोमन साम्राज्य जीत गया। लेकिन जब ये युद्ध चल रहा था, युद्ध का घोषणा हुआ, तो उस समय काउंट काबुल बोला कि हम अपना सेना भेजेंगे फ्रांस और ब्रिटेन के मदद के लिए। और अपना 18,000 सेना भेज दिया फ्रांस और ब्रिटेन के मदद के लिए। लोभ दे रहा है, अभी लोभ दे रहा है इसको कि हम आपके नजर में है। और इसको जब अपना सेना भेज दिया, अपना सेना काउंट काबुल भेजा, तो ये सब फ्रांस ब्रिटेन जो है, खास करके ब्रिटेन इटली से बहुत खुश हुआ। वाह, आप तो मेरा मदद के लिए अपना सेना भेजे। आप सनिएगो का थे, इटली नहीं, इसको बोल सकते हैं पिडमाउंट और सार्डिनिया। और मेन जो था वो कौन था? पिडमाउंट। और जब क्रीमिया युद्ध में पिडमाउंट का सेना गया तो ब्रिटेन बहुत ज्यादा खुश हुआ। और ब्रिटेन बोला कि हम आपको एक करने में भी आपका रोल निभाए, हम आपको एक करने में जो भी मेरा मदद होगा हम आपको करेंगे, क्योंकि आप दुख के घड़ी में मेरा मदद किए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है आपका मदद करना।
बस अब फ्रांस भी वही बात, वाह आप तो बहुत बढ़िया काम किए काबूर जी, मेरे लिए क्रीमिया के युद्ध में हम दूसरा का साथ दे रहे थे, फिर भी आप इतना अच्छा आदमी है कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। एकदम काबूर को जो है एकदम फुला दिया कि आप बहुत बढ़िया आदमी है। काबूर भी है, काबूर तो चालाक आदमी था, काबूर सिर्फ इसको लोभ दे रहा है कि हम जब ऑस्ट्रिया पे हमला करेंगे तो आप दोनों कुछ नहीं बोलिएगा, इसीलिए हम आपको लोभ दे रहे हैं कि हम अपना सेना भेज के, और इसीलिए कहा जाता है क्रीमिया के कीचड़ में ही इटली नाम का कमल खिला था। क्रीमिया के कीचड़ में ही इटली नाम का कमल खिला था। और जब क्रीमिया के युद्ध में ये सब जीत गया तो जीतने के बाद यहाँ से पिडमाउंट और सार्डिनिया का जो प्रधानमंत्री था काउंट काबूर एक ही बात सोच रहा था, कब युद्ध करे। ये युद्ध करना चाहता था ऑस्ट्रिया से, और युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में युद्ध हुआ तो फ्रांस ब्रिटेन पहली बार में कोई साथ नहीं दिया, पिडमाउंट हार गया। और पिडमाउंट हार गया तो जो लोम्बार्डी का थोड़ा हिस्सा पिडमाउंट के कब्जे में था वो भी आप खींच लिया ऑस्ट्रिया खींच लिया कि पिडमाउंट ज्यादा फेफे तू लोग उड़ता था काउंट काबूर तुम्हारा दिखाते हैं, पिडमाउंट का भी ज्यादातर हिस्सा कौन ले लिया? ऑस्ट्रिया। लेकिन 1859 में फिर से युद्ध हुआ। 1859 में फिर से युद्ध हुआ किसका? तो पिडमाउंट का और ऑस्ट्रिया का। और इस युद्ध में फ्रांस ब्रिटेन भी बोल रहा है कि मेरा तो साथ दिया है, इसका साथ देना बनता है। अगर जो साथ नहीं भी देता, ये दोनों को बोला आप लोग चुप रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं, ऑस्ट्रिया को तो हम मार के सरिया देंगे, आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा, हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे अकेले। और ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ और इस युद्ध में इटली जीत गया, पिडमाउंट जीत गया। और पिडमाउंट को जीतने के बाद जो भी लोम्बार्डी था, वेनेसिया था, ये बोला मेरा है, आप मेरा कर दीजिए। तो पिडमाउंट जैसे ऑस्ट्रिया से युद्ध जीता तो लोम्बार्डी वेनेसिया पिडमाउंट में जुड़ गया। अब बचा ही परमा मोडेना और टस्कनी। और परमा मोडेना टस्कनी को एक करने के लिए यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ। और जनमत संग्रह में जो है अधिकतर आदमी ने बोला कि हम जो है विक्टर एनेमुअल को राजा चुनेंगे, काउंट काबूर एक ऐसा व्यक्ति था कि जिन्होंने बहुत दूरदर्शी सोच का आदमी था। अगर जो वो पहले ये यहाँ पे क्रीमिया के युद्ध में अपना सेना नहीं भेजता तो फिर फ्रांस ब्रिटेन खास करके फ्रांस क्रीमिया के सेना में अगर जो विक्टर एनेमुअल अपना सेना काउंट काबूर ने भेजा था, क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबूर अपना सेना नहीं भेजता तो बताओ क्या हो जाता? तो फ्रांस ब्रिटेन पिडमाउंट का साथ नहीं देता, पिडमाउंट का तो साथ नहीं देता। इसीलिए फ्रांस ब्रिटेन कुछ नहीं बोले, इसीलिए क्रीमिया के युद्ध में ये मतलब कोई फायदा इसको नहीं होने वाला था। काउंट काबूर को कोई फायदा क्रीमिया के युद्ध से नहीं होने वाला था। फिर भी दूरदर्शी कितना सोच का है कि उसमें भेजा। और जब ये पूरा एक हो गया, यहाँ पे परमा मोडेना टस्कनी में भी जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के द्वारा ये पूरा क्षेत्र को एक कर दिया। क्या कर दिया? एक कर दिया। अब दो क्षेत्र बचा, एगो पोप, एगो सिसिली नेपल्स, यही दोनों क्षेत्र को एक करना है। अब काउंट काबूर सोच रहा है कि अगर जो हम डायरेक्टे पोप पे और सिसिली नेपल्स पे हमला कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हमला करेंगे तो फ्रांस ब्रिटेन जो मेरा साथ दिया है, फ्रांस बोलेगा नहीं, मेरा पहले ये यहाँ निर्णय हो गया कि पोप के रक्षा के लिए किसका सेना रहेगा? फ्रांस का। अगर जो हम पोप पे डायरेक्टे हमला करते हैं तो फ्रांस हमको मारने आएगा, बोलेगा कि हम तुम्हारा साथ दिए ऑस्ट्रिया के साथ में और तुम जो है फिर हमको मार रहा है। तो काउंट काबूर सोचा अगर जो हम लड़ेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
अगर जो हम अपने से जाएंगे, पिडमाउंट अगर जो युद्ध छेड़ देगा पोप के खिलाफ तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा यूरोप आ जाएगा हमको मारने के लिए। तो इसको एक ऐसा आदमी चाहिए था कि जो इसके इशारा पे युद्ध लड़े और कट्टर राष्ट्रभक्त हो, कट्टर इटली का समर्थक हो। और इसी में इसको एक व्यक्ति मिल भी गया और उसका नाम है गेरीबॉल्डी। गेरीबॉल्डी एक किसान है। गेरीबॉल्डी क्या था? एक किसान था। और गेरीबॉल्डी जब इसको मिला तो गेरीबॉल्डी से जब काउंट काबूर का मुलाकात हुआ तो काउंट काबूर को गेरीबॉल्डी बोल रहा है कि इटली को आप भी एक करना चाहते हैं, हम भी एक करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? तो जो है गेरीबॉल्डी बोला, हम चाहते हैं इटली में गणतंत्र होना चाहिए। हम चाहते हैं इटली में क्या होना चाहिए? गणतंत्र होना चाहिए। काउंट काबूर उसको पढ़ाया। देखिए, अगर जो अभी इटली में गणतंत्र स्थापित कीजिएगा तो इटली का जो हेड बनेगा वो नया हेड बनेगा, उसको पता नहीं रहेगा कौन चीज किधर है, उसको पता नहीं रहेगा कि कौन देश से हमको युद्ध करना है, कौन देश से नहीं युद्ध करना है। इसीलिए अभी इटली में गणतंत्र स्थापित नहीं कीजिए, पहले हम लोग इटली को एक कर देते हैं, उसके बाद में हम गणतंत्र स्थापित करेंगे। काउंट काबूर बहुत तेज है, वो सोच रहा था कि अब ये अगर जो इटली में गणतंत्र स्थापित कर देंगे, गणतंत्र स्थापित करने के बाद विक्टर एनेमुअल को हो सकता है अपना चुनाव में बहुमत ना मिले तो विक्टर एनेमुअल का हार हो जाए, और विक्टर एनेमुअल का हार हो जाएगा तो अभी दिक्कत है, क्योंकि विक्टर एनेमुअल ही ऐसा राजा था जिन्होंने काउंट काबूर को पूरा छूट दिया था कि आप जो करना है कीजिए, हमसे परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको इटली एक चाहिए। इसीलिए काउंट काबूर चाहता था संवैधानिक राजतंत्र। क्या चाहता था? संवैधानिक राजतंत्र। और संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बना लिया गेरीबॉल्डी को। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब हो गया राजा रहेगा लेकिन राजा काम करेगा संविधान के अनुसार से। राजा काम करेगा किसके अनुसार से? संविधान के अनुसार से राजा काम करेगा। तो तुमको क्वेश्चन आएगा कि गेरीबॉल्डी किसके प्रभाव में आकर राजतंत्र का समर्थक बन गया? तो काउंट काबूर के प्रभाव में आकर राजतंत्र का समर्थक बन गया। इसी दौरान एक भयानक घटना घटित हुई, जिस घटना का जो है इटली वासी को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह घटना हो जाएगा। इसी दौरान काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। काउंट काबूर मर गया, और काउंट काबूर जब मर गया तो ये तो खूब रोया होगा विक्टर एनेमुअल। ये रोने का बात अलग है, पूरा इटली उस दिन रोया था जिस दिन काउंट काबूर की मृत्यु हुई। अभी इटली पूरा एक नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपर वाला भाग एक हुआ है, पोप वाला एक नहीं हुआ है। तो उस दिन मातम का दिन था काउंट काबूर के मृत्यु जब हुआ था। तो काउंट काबूर के मृत्यु के बाद गेरीबॉल्डी सोचा कि अब तो जो आदमी मेन था एक करने वाला, वो तो उसका तो मौत हो गया है, इसीलिए हम अपने राष्ट्र को फिर से एक करेंगे। हम अपने राष्ट्र को एक करने के लिए गेरीबॉल्डी ने क्या किया? अपना सेना बनाने लगा। गेरीबॉल्डी पेशा नाविक का काम करता था। नाविक मतलब समझता है? नाव चलाने वाला काम करता था। बेचारा इतना अच्छा राष्ट्रभक्त था कि इन्होंने अपना पैसा से सेना बनाया, और धीरे से जो है विक्टर एनेमुअल का साथ अपना पैसा से सेना बना के तब काउंट काबूर से गया था मुलाकात करने, और तब काउंट काबूर उसको ये बात समझाया। और जब सेना बन गया, और सेना बनने के बाद ये काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। विक्टर एनेमुअल से जो है ये अपना विक्टर एनेमुअल के सामने डिस्कस कर रहा है कि अब जो है हम क्या करेंगे, इटली को एक कैसे करेंगे। तो बोला इटली को एक करने के लिए कीजिए नेपल्स और सिसिली पे आक्रमण। यहाँ पे फ्रांस का सेना है, नेपल्स और सिसिली पे आक्रमण कीजिए। और इन्होंने गेरीबॉल्डी ने आक्रमण किया नेपल्स और सिसिली पे। इस जगह फ्रांस की हार हुई और नेपल्स और सिसिली पे गेरीबॉल्डी का कब्जा हो गया। ऊपर से एक ये है और नीचे से भी एक हो गया, नीचे से भी पूरा इटली है, बीच में बच क्या गया? पोप का जो राज दिया गया था ये बच गया। पोप पर जानबूझ के शुरू में हमला नहीं किया। अब ये दोनों भाग बोल रहा है हम एक हैं। तो यहां का भी जनता बोलने लगा हम भी गेरीबॉल्डी के साथ ही मिलेंगे, हम भी इटली में ही मिलेंगे।
हमको भी एक कीजिए, हमको इस पोप से छुटकारा चाहिए। और पूरा यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ, और जब जनमत संग्रह हुआ तो लगभग 40,000 लोग वोट यह दिया कि हमको इटली को एक करना है। सिर्फ 49 गो वोट पड़ा कि हम लोग पोप के साथ में रहेंगे। 49 वोट सिर्फ पड़ा था। पोप का ही जो अनुयायी सब होगा वो सब वोट क्या होगा, तो बाकी जो भी जनता था सब बोला कि हम जो है एक इटली चाहते हैं। तो जब यहाँ पे गेरिबोल्डी का सेना पहुंचा, और ऊपर से तो आ रहा था विक्टर एनेमुअल, जब नीचे से गेरिबोल्डी का सेना, ऊपर से विक्टर एनेमुअल का सेना जब रोम में पहुंचा, तो पोप जो है सिर्फ एक राजमहल था वहां पोप का। पोप अपना राजमहल में घुस गया और अंदर से जो है केवाड़ी लगा लिया, अंदर से केवाड़ी लगा लिया। और गेरिबोल्डी और विक्टर एनेमुअल ने मिलकर उस महल को छोड़ के पूरा इटली एक हो गया। 1971 तक गेरिबोल्डी और विक्टर एनेमुअल द्वारा संपूर्ण इटली को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। मेजनी भी मर गया है, मेजनी भी मर गया है, काउंट काबूर भी मर गया है, बचा कौन है, गेरिबोल्डी। और गेरिबोल्डी को विक्टर एनेमुअल बोला कि हम आपको इनाम देना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा काम किए हैं, आप एक अच्छे राष्ट्रभक्त हैं, इसीलिए हम चाहते हैं आपको इनाम देना। तो गेरिबोल्डी बोला कि जो राष्ट्रभक्त होता है वो राष्ट्र की सेवा इनाम के लिए नहीं करता है। जो राष्ट्रभक्त होता है वो राष्ट्र का सेवा इनाम के लिए नहीं करता है। अरे मान लो अभी बोलेगा कि भारत चीन में युद्ध हो रहा है, बॉर्डर पे सेना का जरूरत है, भारत सरकार के पास में पैसा नहीं है, तो तुम लोग को बोलेगा युद्ध करने के लिए तुम लोग को जाना है, तो बताओ जाएगा युद्ध करने के लिए? बोलेगा पैसा नहीं देंगे फिर भी जाएगा? क्योंकि राष्ट्रभक्त है तुम लोग। तो ये भी गेरिबोल्डी भी राष्ट्रभक्त था कट्टर, और गेरिबोल्डी गया और गेरिबोल्डी जो है अपना झोला उठाया और झोला उठा के चला गया द्वीप पे। एक द्वीप था इटली के बगल में, उस द्वीप पे चला गया बेचारा। वहां जाके ही अपना खेती का काम जो भी था अपना खेती करता था, वहां जाके ही खेती करने लगा। नाव भी चलाता था, साथ में क्या करता था, खेती। और वहां जाके उस टापू पर बेचारा खेती करने लगा। थोड़ा सा भी इसको लोभ नहीं हुआ कि हमको भी राजा बना दीजिए। बोला विक्टर एनेमुअल आप जो है इटली का राजा बनिए और आप इटली को ठीक से चलाइए, और किसी भी देश, कोई भी देश अगर जो इटली पर गलत निगाह से देखेगा तो खाली एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम अकेले काफी हैं उसके लिए। उस देश को हम एकदम गर्दा उड़ा देंगे अगर जो कोई देश इटली पर आंख उठा के देखेगा तो। अब इसके बाद जब इटली 1867 तक पूरा इटली एक हो गया तो कोई देश का हिम्मत नहीं हुआ कि हम इटली पर आंख उठा के देखें, या फिर से ऑस्ट्रिया का भी हिम्मत नहीं हुआ कि हम जो है फिर से इटली का कुछ भाग को कब्जा कर ले। तो ये था तुम्हारा इटली का एकीकरण। वियना सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? आप बताओ। नेपोलियन बोनापार्ट कौन लड़ाई में हारा था? वाटरलू। कौन लड़ाई में? कब हुआ था वाटरलू की लड़ाई? 1800। आप बताओ वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन का हेड कौन था? मेटरनिख। वियना सम्मेलन का हेड कौन था? वियना सम्मेलन। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। क्योंकि कोई भी पड़ोसी यह नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी क्या हो, कमजोर हो। इस कारण से वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया ने इटली को 7 भाग में बांट दिया, और जानबूझकर बीच में किसको दिया? जानबूझकर बीच में किसको दिया? पोप को। और उसके बाद इटली के एकीकरण में कितना आदमी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? 4। कितना आदमी? पहले 3 बताए थे, लेकिन अब जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा। कौन कौन है? काउंट काबूर, जोसेफ मेजनी, गेरिबोल्डी और विक्टर एनेमुअल। इसको भूल जाता है, राजा यही है। राजा को भी नहीं भूलना है, राजा भी चाहता था, अच्छा राजा था ये। तो अब बताओ, ये चारों आदमी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इटली के एकीकरण में रहा। अब बताओ, इटली के एकीकरण करने का पहला प्रयास कौन किया था? मेजनी ने कौन दल का गठन किया? मेजनी ने कौन दल का गठन किया? मेजनी ने। यंग इटली का स्थापना किसने किया? मेजनी। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? मेजनी। गेरिबोल्डी क्या काम करता था? नाव चलाने का। गेरिबोल्डी क्या काम करता था? नाव चलाने का।
अब बताओ मेटरनिख कैसा आदमी था? मेटरनिख राष्ट्र मतलब राजतंत्र का समर्थक था। राजतंत्र का उसका मानना था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और मेटरनिख 1815 से लेकर 1848 तक युग को मेटरनिख युग 1848 तक पूरा यूरोप में मेटरनिख के अनुसार से ही सारा काम होता था। मेटरनिख जिधर बोलता था मेटरनिख के अनुसार से ही सब कुछ होता था। मेटरनिख जो बोलता था 1815 से 1848 तक यूरोप में वही होता था। और मेटरनिख बोल दिया जहां जहां राजतंत्र नहीं है वहां वहां हम अपना सेना भेज के फिर से राजतंत्र स्थापित करेंगे। इसीलिए वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना हुआ। तो तुमको पूछा जाएगा बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के बाद, वियना सम्मेलन के बाद कौन वंश का फ्रांस में फिर से स्थापना हुआ? कौन वंश का? बुर्बो वंश का। तो खैर समझ में आया नहीं सब बात? चलिए एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा 1-2 बार और उसके बाद